हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की सेशन नंबर 123 की। आज की जो क्लास है ये 12 जून की क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस में जैसा कि आपको पता है कि मल्टीपल एरर्स यहाँ पे होंगी, तो मल्टीपल एरर्स निकालने की आप कोशिश कीजिए। पहला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है द रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन हैव रेज्ड। अब हैव के स्थान पे यहाँ हैज आना चाहिए कि नहीं? हैज ही आना चाहिए ना, क्योंकि ये रिजेक्शन जो है वो एक वचन है। एक वचन है तो यहाँ आएगा हैज। क्या आएगा? हैज। तो रिजेक्शन है नॉमिनेशन का। नॉमिनेशन का मतलब होता है उम्मीदवारी, नामांकन। नामांकन का जो रिजेक्शन है उसने क्या कर दिया? सीरियस क्वेश्चंस खड़े कर दिए अबाउट द न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस। किस बारे में? न्यूट्रलिटी और फेयरनेस के बारे में, ठीक है, निष्पक्षता के बारे में। ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेसेज, और ये निष्पक्षता है किसकी? चुनावी प्रक्रिया। अब प्रक्रिया तो एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोसेस करिए, प्रोसेसेज नहीं होगा। दो गलतियां हैं, एक गलती बी में है, एक गलती डी में है। समझ में आ गई बात? नंबर 2 की बात करेंगे। नीदर द रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर होता है भाई इलेक्टोरल ऑफिसर। चुनावी अधिकारी जो होता है उसको हम रिटर्निंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। चुनावी अधिकारी को ही क्या कहा जाता है? रिटर्निंग ऑफिसर। तो ना ही तो रिटर्निंग ऑफिसर और ना ही इलेक्शन अथॉरिटीज वर विलिंग टू एक्सप्लेन व्हाई द पेपर्स वॉज रिजेक्टेड। वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर, क्योंकि पेपर्स दे रखा है। वैसे तो पेपर का प्लूरल बनता ही नहीं है, पेपर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन पेपर्स कर देते हो तो उसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। वर रिजेक्टेड डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ एनी एफआईआर। तो ना ही तो रिटर्निंग ऑफिसर, ना ही इलेक्शन अथॉरिटीज, तो नोर के बाद में इलेक्शन अथॉरिटीज है, वर ही लगेगा। विलिंग टू एक्सप्लेन, ये बताने के लिए या समझाने के लिए इच्छुक नहीं थे कि क्यों दस्तावेजों को रिजेक्ट किया गया, डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ एनी एफआईआर, एफआईआर ना होने के बावजूद भी। ठीक है भाई, एक ही गलती है यहाँ पे, सी पार्ट गलत है। द कोर्ट हैव इशूड, कोर्ट एक वचन है तो यहां पे आएगा हैज। कोर्ट ने जारी किए हैं, कोर्ट ने जारी किए हैं क्या? नोटिसेज जारी किए हैं। टू ऑल पर्सन्स, सभी व्यक्तियों को, नेम्ड इन द कंप्लेंट, जिनका नाम शिकायत में है, इंक्लूडिंग मिज नटराजन हिमसेल्फ, जिसमें मिज नटराजन भी शामिल हैं। तो मिज नटराजन से आप समझ गए होंगे कि ये महिला है, और महिला है तो फिर देखो हिमसेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा? हरसेल्फ, जिसमें स्वयं नटराजन भी शामिल हैं, तो हरसेल्फ आएगा डी। और ये मिज जो है ये हम लगाते हैं कोई भी महिला के नाम से पहले, जैसे मिस और मिसेस लगाते हैं वैसे मिज लगाया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि आप उस महिला का मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति नहीं बताना चाहते, आप उसमें ये नहीं बताना चाहते कि वो विवाहित है कि अविवाहित है, तो मिज का प्रयोग हम करते हैं। जनरली ऐसा चलन में है कि ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनसे पहले हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो गलतियां हैं। नंबर 4 कह रहा है हैड द कैंडिडेट डिस्क्लोज्ड ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस। एक गलती तो आपको समझ में आ गई होगी, नाउन की गलती है कि इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल होती है। इंफॉर्मेशन में एस नहीं जुड़ेगा, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन में एस नहीं जुड़ना चाहिए। एक गलती तो ये है। इन द एफिडेविट द कंट्रोवर्सी मे हैव बीन अवॉइडेड, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस भी है, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में जब हम इफ नहीं लगाते हैं तो किसको बाहर निकाला जाता है? हेड को बाहर निकाला जाता है। तो इसने वही धर्म निभाया है, हेड को बाहर निकाला है। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि कैंडिडेट ने डिस्क्लोज, मतलब हैड द कैंडिडेट डिस्क्लोज्ड ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यदि उम्मीदवार ने सारी प्रासंगिक सूचनाएं डिस्क्लोज नहीं की होती इन द एफिडेविट, शपथ पत्र में, तो कंट्रोवर्सी माइट हैव बीन, तो यहां पे माइट हैव बीन मतलब डिस्क्लोज कर दी होती उन्होंने, तो शायद ये जो चीज है ये माइट आएगा भी। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में दूसरे साइड जो है माइट हैव, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, ऐसा लगता है इनको अवॉइड किया जा सकता था शायद। समझ में आ गई बात? पैसिव का स्ट्रक्चर है लास्ट में। ये कह रहा है कि यदि उम्मीदवार ने सारी प्रासंगिक सूचनाएं जो हैं डिस्क्लोज कर दी होती एफिडेविट में, तो कंट्रोवर्सी को शायद टाला जा सकता था। एडिटोरियल आर्ग्यूज दैट प्रोसीजरल फेयरनेस, फेयरनेस एक वचन है, निष्पक्षता को बोलते हैं, इज आएगा। इसेंशियल टू, अब इसेंशियल में हालांकि 4 भी लगता है और 2 भी लगता है, और ये 2 जो है वो इसेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है,
तो एसेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर टू के साथ आईएनजी लगेगा। वैसे जनरली टू के साथ हम बेस फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अगर वो किसी फ्रेज का ही हिस्सा है, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाता है, तो फिर हम उसके अंदर आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज का आईएनजी लगेगा तो मेंटेनिंग आएगा। इसका ट्रांसलेशन ये है कि ये जो एडिटोरियल है वो यहां आर्ग्यू करता है कि जो प्रक्रियागत निष्पक्षता है वो जरूरी है, किसके लिए? पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए, लोगों का विश्वास मेंटेन करने के लिए इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। और विश्वास किस में? लोकतांत्रिक संस्थानों में। अब देखिएगा ये एडिटोरियल है किस बारे में। तो एडिटोरियल जो है लॉज ऑफ द लैंड, ये समझाऊंगा मैं लॉज ऐसे कैसे लिखा इसने। ये जो एडिटोरियल का नाम है ऐसे समझ लीजिए एक बार, तो ये जो नाम है एडिटोरियल का, ये डिस्कस करता है द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द रिजेक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन नॉमिनेशन। मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस की नेता हैं, उनके यहाँ पे नॉमिनेशन को जो रद्द करने की प्रक्रिया हुई है, ये कंट्रोवर्सी उसके इर्द गिर्द घूमी है फॉर राज्यसभा इलेक्शन। और ये नॉमिनेशन किस लिए था? राज्यसभा चुनाव के लिए। और ये चुनाव कहाँ से लड़ने वाली थी, मतलब कहाँ से उम्मीदवारी थी इनकी? मध्य प्रदेश से थी। तो इनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, इसके इर्द गिर्द विवाद उत्पन्न हुआ, उसी को ही इस एडिटोरियल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो भाई 12 जून का एडिटोरियल है, टाइटल है लॉज ऑफ द लैंड। लॉज ऑफ द लैंड वैसे तो देखो ऐसे होता है LAWS लॉज, कानून। और कानून किसका? भूमि का कानून, लैंड, लॉज ऑफ द लैंड। ठीक है, भूमि कानून, कानून जो भूमि से संबंधित हो। लेकिन यहाँ पे इसने लॉज LOWS लिखा, तो LOWS ये प्ले ऑन वर्ड्स है, ये शब्दों का खेल इसने खेला। और इसका मतलब ये है कि जो निम्नतम स्तर प्राप्त हो गया है, निम्नतम स्तर पे पहुंच गई है। क्या? लैंड मतलब जो देश है, जो देश में शासन व्यवस्था है, जो देश में नियम कानून कायदे हैं, वो निम्नतम स्तर में पहुंच गए हैं, ये कहना चाह रहा है। इस लैंड से मतलब समझिए कि इस देश में जो कानून व्यवस्था है ना, लैंड मतलब भारत की लैंड, भारत की जमीन, जहाँ पे जो कानून व्यवस्था चलती है, जो व्यवस्था बनी हुई है, वो लो स्तर पे पहुंच गई है, उसको ये व्यक्त कर रहा है। किसको लेकर है? मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नॉमिनेशन को लेकर है, मीनाक्षी राजन के राज्यसभा नामांकन को लेकर है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। तो इस स्लाइड में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, वो यहाँ लिख रखे हैं। और थोड़ा बता दूं मैं आपको कि रात को 9 बजे स्पोकन का बैच अपना चल रहा है, काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, अच्छे से इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं। 2 दिन की क्लास हो चुकी है, वो दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो एक डेमो तो आप देख ही सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराया गया है एप्लीकेशन पर। दूसरी क्लास जो है वो मैं किसी दिन एक लाइव क्लास में ही आपको, बिल्कुल कोई आप ऐप को डाउनलोड करके रखें, लाइव क्लास में ही आपको एक्सेस दे दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप देख सकें कि कैसी क्लास होती है, क्या तरीका होता है इंग्लिश सीखने का, है ना। और बहुत अच्छा तरीका है, अच्छे से आप सीख सकते हैं, कोई बर्डन नहीं है, पूरे दिन की थकान मिट जाएगी। क्योंकि जैसे हम अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, वैसे वहां पे मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, आप सुनते हैं, आप इंग्लिश में कमेंट्स करते हैं, मैं पढ़ता हूं और उसमें क्या गलतियां हैं वो बताता हूं आपको। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आप इंग्लिश सीखने की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसका बैच अवेलेबल है, उसके लिए सुबह क्लास लग रही है 5 से 6, वो भी लाइव चल रही है। RAS के विद्यार्थियों के लिए भी क्लास सुबह 5 से 6 लाइव चल रही है, तो एप्लीकेशन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। नंबर आपको एप्लीकेशन में दे रखा है, वहां से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बता दूंगा, मैं बता दूंगा, मेरी टीम बता देगी आपको कि कैसे क्या आपको कुछ करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ऐप डाउनलोड करें, कैसे कोर्स परचेज करें, तो ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। तो आगे हम पढ़ें उससे पहले ये वाला देख लीजिए। नॉमिनेशन का मतलब उम्मीदवारी है, नॉमिनेशन का मतलब उम्मीदवारी है या नामांकन है। क्या है? नामांकन। फ्रॉडुलेंट का मतलब धोखा है, और इंटीग्रिटी जो शब्द है इसका मतलब है ईमानदारी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? ईमानदारी है। अब देखिए, द रिजेक्शन ऑफ द पेपर्स ऑफ द कांग्रेस राज्यसभा कैंडिडेट, कांग्रेस की राज्यसभा जो उम्मीदवार हैं उनके जो कागजात हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, याद रखना भाई, पेपर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसका मतलब कागज होता है, जो कागज, जो पेज होते हैं उसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो पेपर। और पेपर्स जो है इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। इसका मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है। तो जो कह रहे रिजेक्शन जो है पेपर्स का कांग्रेस राज्यसभा कैंडिडेट के,
कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार के पेपर्स का जो रिजेक्शन है, रिजेक्ट करने का प्रोसेस है, वो रिजेक्शन क्या है? लेखक कह रहा है कि वो रिजेक्शन फ्रॉडुलेंट है। तो यहां से लेखक की टोन आपको समझ में आ जाएगी। ये एडजेक्टिव है भाई, और एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ में आएगा आपको कि रिजेक्शन जो है ये फ्रॉडुलेंट है, ऐसा कह रहा है। तो लेखक की जो टोन है वो क्रिटिकल है, लेखक आलोचना कर रहा है ना, ये जो हुआ है उस कार्यक्रम की। इस स्लाइड में क्या कहना चाहता है कि जो रिजेक्शन है कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन का राज्यसभा इलेक्शन के लिए, जो मध्य प्रदेश से उम्मीदवार जता रही थी, ये रिजेक्शन प्रश्न खड़े करता है किस बारे में? संस्थागत ईमानदारी के बारे में और प्रक्रियागत निष्पक्षता के बारे में। गोइंग बियॉन्ड द फेट ऑफ ए सिंगल कैंडिडेट, कोई एक कैंडिडेट का जो भविष्य क्या हो सकता है, उसके भाग्य में क्या लिखा है, उससे परे जाकर ये प्रश्न भी यहाँ पे उठते हैं। तो रिजेक्शन आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो यहाँ है रेजेज, और रेज हमेशा ही याद रखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब है। कई बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर ये कैसे पता लगता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, कैसे पता लगेगा इसके बाद में प्रीपोजिशन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? तो ये सब बातें प्रैक्टिस से आती हैं। ऐसे कोई पुस्तक मार्केट में नहीं आती है जहां पे आपको एक एक शब्द का ऐसे बता दिया जाएगा कि भाई ये रेज जो है ट्रांजिटिव वर्ब। हालांकि ये लिखा हुआ आएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी ये है, इंट्रांजिटिव की ये है, फिर आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस में लेना है, अपने आप आपको याद रहती चलेंगी। रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब, याद रखो, इसको भूलो मत। अगली इन्फॉर्मेशन जो भी मैं दूं उसको भूलो मत, बस इतना ही करना होता है, बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। जो आज के जनरेशन को सबसे ज़्यादा भाने वाली चीज़ है शॉर्ट ट्रिक्स, कि बस हमें कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे बस कहीं पर भी वो फॉर्मूला लगाएं और अप्लाई आराम से हो जाए और हमारे हर प्रश्न का आंसर आ जाए। ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत वर्षों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अभी भी कंटिन्यूअसली इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होता किसी भी क्लास में कि बिना पढ़े मैं क्लास में आ जाऊँ। मैं भी पढ़कर ही आता हूँ, मैं भी मेहनत करके ही आता हूँ। तो ये जो है ना प्रोसेस, ये लॉन्ग प्रोसेस है, और मैं लॉन्ग न कह के इसको ऐसे बोलूँ कि एंडलेस प्रक्रिया है लर्निंग। शिक्षा जो है, जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो एंडलेस प्रोसेस है। वो तो जीवन के अंतिम सांस तक चलना चाहिए, तब जाके आप अपडेटेड रहेंगे। आप ये चाहें कि बस मुझे एक बार कुछ ऐसा बता दो और मैं उसी को रट लूँ और मेरा काम निकल जाएगा, मैं अंग्रेजी में कहीं ना कहीं निकल जाऊँगा। हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन फिर वो ऐसा है कि एक दाव खेलने वाली बात है। आप पक्का नहीं कह सकते कि मुझे सब कुछ आएगा ही, क्योंकि इंग्लिश एंडलेस एक्सपेंस है। ये एक भाषा है और भाषा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नई होती हैं, और वो नई जो होती हैं उसको पुराना करने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। इस प्रोसेस से गुजरिए, अपने आप चीज़ें याद रहेगी। तब लिखो तुम, रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब सहकर्मक क्रिया है। सहकर्मक क्रिया है, इसका मतलब सीधा ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट लगेगा, इसका मतलब इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। ये जानकारी लिख लो। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रश्न उठाता है किसका? इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी नाउन है, टी-वाई एंडिंग वर्ड्स जनरली नाउन होते हैं। नाउन से पहले जनरली एडजेक्टिव आता है। तो संस्थागत, ये क्या है? संस्थागत ईमानदारी है। इंटीग्रिटी हो गया ईमानदारी, और इंस्टीट्यूशनल हो गया एडजेक्टिव। तो संस्थागत ईमानदारी है। संस्थागत का मतलब जैसे अलग अलग संस्थाएं हैं। भारत में न्यायपालिका है, ये एक संस्था है। चुनाव आयोग है, वो एक संस्था है, ठीक है। बैंकिंग है, वो एक संस्था है। बीमा है, वो एक संस्था है। तो ऐसे इसकी ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, संस्थाओं की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। और प्रोसीजरल फेयरनेस, और प्रश्न चिन्ह उठ रहा है फेयरनेस पर। फेयरनेस का मतलब होता है निष्पक्षता। किस कौन सी निष्पक्षता? प्रोसीजरल, मतलब प्रोसीजर से संबंधित निष्पक्षता। ऐसा करते हुए बीच में अगर आईएनजी के दर्शन हो जाएं, बिना आओ ताव देखे बीच में आईएनजी के दर्शन हो जाते हैं, और आपको लगता है कि यार मैं सही सेंटेंस पढ़ रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आईएनजी लगा दिया, तो मान के चलिएगा कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे गोइंग बियॉन्ड मतलब है जाते हुए, के परे जाते हुए। किसके परे जाते हुए? फेट। फेट मतलब भाग्य। भाग्य किसका? ऑफ अ सिंगल कैंडिडेट, कि एक व्यक्ति के भाग्य से परे जाते हुए। कि केवल हम इस मीनाक्षी नटराजन के भाग्य की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे तो पूरे संस्थागत ईमानदारी और प्रोसीजरल फेयरनेस पे प्रश्न उठता है, ये कहना चाहता है, ठीक है। आगे चला जाए। इस स्लाइड में जो वर्ड्स दे रखे हैं वो देखिए, फेयरनेस निष्पक्षता है। फेयरनेस निष्पक्षता है। निष्पक्षता को क्या कह सकते हैं? देख लीजिए, आपके सामने वर्ड्स हैं, जस्टिस, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी। डिस्क्लोज का मतलब उजागर करना है, रिवील करना है। बहुत बार ये वर्ड आएगा आपके जीवन में, याद रखिए। रिवील करना, अनवेल करना, डाइवल्ज करना। और जब भी वर्ड आए तो आप ये थोड़ा सा कन्विक्शन रखिए कि मैं जब भी ये वर्ड आएगा तो तुरंत से मैं बोल जाऊंगा ये वर्ड्स। मैं बोलूंगा रिवील, मैं बोलूंगा अनवेल, मैं बोलूंगा डाइवल्ज, तो आपको ये वर्ड याद रहने लग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस स्लाइड में क्या कहना चाह रहा है।
इस स्लाइड में कह रहा है कि भाई द सुप्रीम कोर्ट हैज अग्रीड, सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है टू हियर द मैटर ऑन फ्राइडे, कि इस मामले की सुनवाई फ्राइडे को की जाएगी इसलिए। मीनवाइल इसी दरमियान ऑल 3 बीजेपी कैंडिडेट्स, जो सारे के सारे 3 बीजेपी उम्मीदवार हैं, हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड अनअपोज्ड, उनको ये घोषित किया गया कि ये इलेक्ट हो चुके हैं, मतलब इनको नियुक्त, मतलब इलेक्ट कर लिया गया, चुन लिया गया, और अनअपोज्ड चुना गया, मतलब निर्विरोध चुना गया इनको। रेजिंग फर्दर क्वेश्चंस, तो इस चीज ने भी आगे प्रश्न उठाए। प्रश्न किस बात के उठाए? ऑन द न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस, कि ये जो प्रोसेस है वो न्यूट्रल है क्या, ये जो प्रोसेस है वो फेयर है क्या, इस पे इसने प्रश्न उठा दिए। समझ में आ गई बात? आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि भाई मिज नटराजन नॉमिनेशन वाज रिजेक्टेड, मिज नटराजन का जो नॉमिनेशन है उसको रिजेक्ट किया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया बाई द रिटर्निंग ऑफिसर। रिजेक्ट किया किसने? इन महानुभाव ने किया, ये चुनाव अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं। फॉलोइंग ऑब्जेक्शंस, और क्यों किया? कुछ ऑब्जेक्शंस के चलते, कुछ आपत्तियां जाहिर की गई थी उसके बाद। और आपत्तियां क्या थी? उन्होंने कहा कि शी हैड फेल्ड टू डिस्क्लोज अ पेंडिंग क्रिमिनल केस इन हैदराबाद इन हर इलेक्शन एफिडेविट, कि चुनाव के शपथ पत्र में इन्होंने कुछ जो क्रिमिनल केस है उसका जिक्र नहीं किया, है ना, और वो क्रिमिनल केस को ये बताने में असमर्थ रही या फिर असफल रही, इस कारण से ऐसा हमने किया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पहले दय लगेगा, ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट से पहले दय लगेगा। अगर आप मेरे सारे वीडियोस, जितने भी वीडियोस अब तक मैंने पढ़ाए हैं, जैसे आप मानिए पिछले साल 250 प्लस वीडियोस रखे हैं, 2025 के नाम से एडिटोरियल की लिस्ट है, इस साल का ये 123rd वीडियो है, इससे 2 साल पहले जाएंगे तो हजारों वीडियोस और एडिटोरियल के आपको मिलेंगे। अगर आप एक एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखकर नोट्स बनाने शुरू कर दें तो मैं फिर आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि कहीं पर भी आप अटकेंगे नहीं, किसी भी परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो आपके पढ़े हुए से बाहर हो, क्योंकि इतना कुछ पढ़ा रखा है उसमें। लेकिन प्रॉपर तरीके से नोट्स मेंटेन करने की जरूरत है, प्रॉपर तरीके से उसका रिवीजन करने की जरूरत है। हो सकता है मेरी इन बातों को सुनकर आज आप कुछ समय के लिए प्रेरित हो जाएं, मोटिवेटेड फील करें और आपको लगे कि हाँ सर ठीक कह रहे हैं और आज से शुरू करूंगा। लेकिन फिर मैं चूंकि कम बोलता हूं क्लास में, मैं क्लास में ज़्यादा व्यर्थ का डिस्कशन करता नहीं हूं, और ज़्यादा क्या मैं करता ही नहीं हूं डिस्कशन, ये एक कमजोरी भी है मेरी। और इसी कारण से आप देख भी रहे हो कि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि सर आपके वीडियोस पर इतने व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं, इतना अच्छा कंटेंट होने के बावजूद। मैं बता रहा हूँ कारण, आज यही एक कारण है कि मैं ज़्यादा अनर्गल बातें, इरेलेवेंट थिंग्स जो हैं मैं नहीं डिलीवर करता हूँ क्लास में। क्लास में जो कंटेंट है वो डिलीवर करता हूँ, दैट इज़ ऑल। मुझे लगता है कि ये ठीक प्रोसेस है। लेकिन ठीक है, आजकल लोग डीडी या दूरदर्शन को देखना पसंद नहीं करते, आज तक देखना पसंद करते हैं, तड़क भड़क वाली चीज़ें पसंद करते हैं, रिपब्लिक भारत देखना पसंद करते हैं। ये एक थोड़ा सा दौर अलग चल रहा है, खैर कोई बात नहीं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप जो भी वीडियोस देखें उस वीडियो का प्रॉपर अपने खुद के मोटिवेशन से, बिना किसी के कहे, इसलिए कि भी मुझे कुछ बनना है, मेरे को इंग्लिश सीखनी है, मेरे को अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं, ऐसा करके आप क्या करो, कोई भी एडिटोरियल वाला वीडियो स्टार्ट करिए और उसको एक कॉपी डाल लीजिए, नोटबुक डाल लीजिए। उस नोटबुक में जो भी आपको लगे, आप सीधा सा प्रश्न पूछो अपने आप से कि क्या ये मुझे पता था पहले। आपको लगे कि हाँ, आपकी आत्मा कहे कि नहीं ये तेरे को नहीं पता था पहले, तो उसको नोट डाउन कर लो। और आपकी आत्मा कहे कि नहीं ये तो बहुत कॉमन सी बात है, पता था, तो मत नोट डाउन करो। और नोट डाउन करके अगला सेशन जब देखो तो पहले वाले जितना भी नोट किए हैं तुमने 4 पॉइंट 5 पॉइंट, उसको रिवाइज करके अगले सेशन में जाओ। ये प्रोसेस एक बार 1000 वीडियोज तक कम से कम फॉलो करो। मैं कह रहा हूँ टीचर बन जाओगे अंग्रेजी के, ये बात तो बहुत दूर है कि आप सीखोगे नहीं, मैं कह रहा हूँ टीचर बन जाओगे। इसका मतलब मास्टरी आ जाएगी, लैंग्वेज पर मेहनत करनी पड़ेगी, करना स्टार्ट करना और बताना। अगर आप कर लो, ऐसी प्रोसेस में पढ़ जाओ, और आप अगर पूरा कर चुके हों या फिर ऐसा कोई विद्यार्थी हो आप में से जो बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है और जो मैं कह रहा हूँ उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो बताना कमेंट बॉक्स में कि कितना ज़्यादा असर आप पर पड़ा है टीचिंग का, कितना ज़्यादा अच्छे से आप, मतलब ये इम्पैक्टफुल स्टडी रही है। लेट मी नो अबाउट दैट। तो सुप्रीम कोर्ट से पहले दया आएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सहमत हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसलिए सुनने के लिए, क्या सुनने के लिए? मैटर, इस मैटर को, मामला कौन सा है? ये मीनाक्षी नटराजन वाला मामला है। निश्चित हो गया तो दय लग गया, क्योंकि पता लग गया। ऑन फ्राइडे, ये एडवर्ब है, फ्राइडे को। पर्टिकुलर किसी डे या डेट की बात करते हैं, हम किसी एक दिन या दिनांक की बात करते हैं और केवल उसी डे या डेट की बात कर रहे हैं, इसके अलावा उसका असर कहीं नहीं है। तो वो इसका मतलब मान के चलना कि वो क्या है, वो एडवर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं, मैंने गलत लिख दिया। वो क्या है? एडवर्ब है। मीनवाइल ऑल 3 बीजेपी कैंडिडेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड, इसी दौरान, अब ये मीनवाइल जो है ये एडवर्ब है भाई, मीनवाइल जो है वो क्या है? एडवर्ब है।
3 बीजेपी कैंडिडेट्स, 3 बीजेपी कैंडिडेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड, पैसिव का स्ट्रक्चर है किसका, परफेक्ट का, परफेक्ट का पैसिव है, इलेक्टेड इनको चुना गया, डिक्लेयर किया गया, इलेक्टेड, तो इलेक्टेड डिक्लेयर किया गया, तो डिक्लेयर्ड जो दे रखा है ना, इसका ये एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट बन रहा है कि क्या डिक्लेयर किया गया, इलेक्टेड, इलेक्टेड भी कैसे, अनअपोज्ड, निर्विरोध, ऐसा इनको डिक्लेयर किया गया। समझ में आ गई बात? डिक्लेयर किया गया, क्या डिक्लेयर किया गया, 3 बीजेपी के कैंडिडेट्स को, ऑल 3 है, तो जितने भी थे उतने सारे के सारे, ऑल जो है वो डिटर्मिनर है, इनको डिक्लेयर किया गया इलेक्टेड, और इलेक्टेड भी कैसे, अनअपोज्ड। ठीक है, तो ऐसे समझ लो आप कि डिक्लेयर किया गया, तो इलेक्टेड डिक्लेयर किया गया, ये इसको पूरा कर रहा है, और इलेक्टेड भी कैसे, अनअपोज्ड, मतलब ये निर्विरोध रूप से इसको इलेक्ट किया गया। रेजिंग, उठाते हुए, मैंने कहा बीच में आईएनजी लग जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उठाते हुए क्या, फर्दर क्वेश्चंस, फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, आगे के प्रश्न, प्रश्न किस पर, न्यूट्रलिटी पर और फेयरनेस पर, और किसका, प्रोसेस का, प्रक्रिया का। मिज नटराजन नॉमिनेशन, मिज नटराजन का जो नामांकन है वॉज रिजेक्टेड, पैसिव का स्ट्रक्चर है, किसके द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। फॉलोइंग का मतलब होता है बाद में, किसके बाद, ऑब्जेक्शंस के बाद, आपत्तियों के बाद। आपत्तियां कौन सी, कि शी हैड फेल्ड, कि वो असफल हो गई थी, टू डिस्क्लोज अ पेंडिंग क्रिमिनल केस, असफल कैसे, किस चीज में, डिस्क्लोज करने में। डिस्क्लोज आते ही क्या याद रखना है, रिवील आएगा, अनवेल आएगा, डाइवल्ज आएगा, अभी समझाया था। ठीक है, ये डिस्क्लोज करने में असफल रही, पेंडिंग क्रिमिनल केस, जो बकाया केस था इनका, एक पेंडिंग चल रहा था केस हैदराबाद में, और ये किस में डिस्क्लोज करना था, अपने इलेक्शन एफिडेविट में। शी का अपना हर है, ही का अपना हिज है, दे का अपना देयर है, आई का अपना माई है, यू का अपना योर है। ठीक है, आगे चलो। रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट का मतलब क्या है, डिफेंडेंट, अक्यूज्ड। रेस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है, मतलब ये रेस्पोंडेंट से मतलब है प्रतिवादी। ठीक है, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है रेस्पोंडेंट। प्लेंटिफ जो है वो केस दायर करेगा क्योंकि आप दोषी हो और आप भी खुद उत्तर दोगे, फिर उसका ऐसा तो है नहीं आप जज के सामने जाके बोल दोगे कि हाँ मैं आरोपी हूं, आप भी थोड़ा डिफेंड करोगे अपने आप को, तो वो रेस्पोंडेंट है, तो प्रतिवादी है। तो ये इस स्लाइड में रेस्पोंडेंट का मतलब तो है प्रतिवादी। एलेज्ड का मतलब है तथाकथित कह सकते हो, सुना सुनाया, तथाकथित। और इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी। देखो, एज दी ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी इंचार्ज ऑफ तेलंगाना, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी के इंचार्ज तेलंगाना के, शी वॉज नेम्ड, तो ये जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज रही है तेलंगाना की, इस रूप में इनका नाम दिया गया। किस रूप में, एज वन ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, वन ऑफ द रेस्पोंडेंट्स के रूप में, प्रतिवादियों में से एक में, इन अ प्राइवेट कंप्लेंट, एक निजी शिकायत, फाइल्ड बाई ए फॉर्मर तेलुगु देशम पार्टी कॉर्पोरेटर, कॉर्पोरेटर का मतलब पार्षद होता है, तो ये शिकायत दायर की गई थी किसके द्वारा, भूतपूर्व तेलुगु देशम पार्टी के एक पार्षद के द्वारा, बिफोर द कोर्ट ऑफ द एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैदराबाद, इनके सामने। मेट्रोपॉलिटन महानगरीय होता है, ये अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त महानगरीय मजिस्ट्रेट हैदराबाद के सामने 2025 में। द कंप्लेंट वाज नॉट इवन अगेंस्ट मिज नटराजन, अब ये कंप्लेंट जो थी वो नटराजन के खिलाफ भी नहीं थी, इट वॉज अगेंस्ट अनदर कांग्रेस लीडर, ये किसी और कांग्रेस के नेता के खिलाफ थी, फॉर एलेज्ड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, तथाकथित अनुपयुक्त व्यवहार के बारे में, एंड क्रिमिनल इंटीमेशन, और आपराधिक धमकी, इन्होंने धमकाया होगा किसी को उस बारे में। एंड शी वॉज मेंशन्ड इन द पिटीशन फॉर एलेज्डली नॉट टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द लीडर, और शी वॉज मेंशन्ड, और उनका नाम मेंशन किया गया इन द पिटीशन, याचिका में, किस लिए, कि तथाकथित रूप से उन्होंने उपयुक्त कार्यवाही नहीं की उस नेता के खिलाफ। तो देखिए, इस रूप में एज जो है वो प्रेपोजिशन है, जब जब एज का मतलब हो के रूप में, तो आप वहां पे मार्क कर दो कि एज क्या है, प्रेपोजिशन है। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज के रूप में, तेलंगाना में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज के रूप में उनका नाम दिया गया, शी वॉज नेम्ड। किस रूप में दिया गया, ये पैसिव है। एज वन ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, वन ऑफ द रेस्पोंडेंट्स का मतलब है रेस्पोंडेंट्स में से एक, प्रतिवादियों में से एक, ऐसे नाम दिया गया। इन अ प्राइवेट कंप्लेंट, एक निजी कंप्लेंट में, दायर किसने की, विच वॉज फाइल्ड, ये विच वॉज फाइल्ड का ही शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड क्लोज, जिसको फाइल किया गया फॉर्मर तेलुगु देशम पार्टी के कॉर्पोरेटर के द्वारा, किसके समक्ष, इस बिफोर का मतलब है समक्ष, बिफोर द कोर्ट, बिफोर प्रेपोजिशन है, बिफोर कंजंक्शन भी होता है अगर आगे सब्जेक्ट वर्ब हो तो,
कंजंक्शन का पता लगाने का बड़ा आसान तरीका है, देख लिया करो आगे सब्जेक्ट वर्ब है क्या, है ना, वरना ये प्रेपोजिशन है। और कोर्ट किसका, इनका 2025 की बात है, ये एडवर्ब हो गया। टाइम बता रहा है, टाइम बताने वाली चीजें एडवर्ब, प्लेस बताने वाली चीजें एडवर्ब। जो कंप्लेंट थी, अब ये कंप्लेंट जो दायर की है पार्षद ने, उसी कंप्लेंट की बात तो दे लग गया। वॉज ये वर्ब हो गई, वो नहीं थी अगेंस्ट, इवन जो है वो एडवर्ब होता है भाई, वो यहां तक कि मिस नटराजन के खिलाफ भी नहीं थी, ठीक है, वो इनके खिलाफ थी नहीं शिकायत। इट वॉज ये शिकायत के लिए प्रोनाउन आ गया, नाउन के स्थान पे जो वर्ड आए वो प्रोनाउन है। वो थी किसके अगेंस्ट, ये प्रेपोजिशन है। अनदर कांग्रेस लीडर किसी और कांग्रेस नेता के खिलाफ, किस लिए, इसलिए। एलेज्ड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, बिहेवियर नाउन है, ये एडजेक्टिव है, बिहेवियर है वो नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। तथाकथित अनुपयुक्त बिहेवियर के चलते, एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन और आपराधिक धमकियों के चलते, एंड शी वॉज मेंशन्ड और उनका नाम का जिक्र किया गया, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, किसमें, याचिका में। किस लिए, तथाकथित रूप से नहीं लेने के लिए, फॉर के साथ आईएनजी, प्रेपोजिशन के बाद में क्रिया लगेगी तो आईएनजी आएगा। एप्रोप्रिएट एक्शन उपयुक्त कार्यवाही, किसके खिलाफ, नेता के खिलाफ। कौन सा नेता, जो कॉर्पोरेटर था उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब होता है भाई पारंपरिक, पारंपरिक, कन्वेंशनल। अब इस स्लाइड में क्या कह रहा है, देयर इज नो क्रिमिनल एफआईआर बाय द तेलंगाना पुलिस, कोई तेलंगाना पुलिस के द्वारा क्रिमिनल एफआईआर नहीं है मिस नटराजन के अगेंस्ट। अनलाइक ए कन्वेंशनल पुलिस केस, एक पारंपरिक पुलिस केस जो होता है उसके विपरीत, अब प्राइवेट कंप्लेंट को निजी शिकायत अगर होती है तो ओरिजिनेट्स डायरेक्टली बिफोर अ कोर्ट, वो सीधी कोर्ट के सामने आ जाती है। द कोर्ट हैड इशूड नोटिसेज, कोर्ट ने नोटिसेज अधिसूचनाएं जारी की थी टू द पर्सन्स, उन व्यक्तियों को, नेम्ड इन द कंप्लेंट जिनका नाम शिकायत में था, इंक्लूडिंग मिस नटराजन, और नाम इनका भी था तो इनको भी बुलाया था। देयर से जब स्टार्ट करोगे, ये तो एडवर्ब है, देयर चाहे स्टार्ट में आए या कहीं पर भी आए, एक इसका मतलब होता है वहां, और एक देयर जो है डमी सब्जेक्ट के रूप में आता है। इसको हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं, इन्वर्जन का मतलब है क्रिया जो है वो कर्ता से पहले लगाते हैं। तो देयर इज नो क्रिमिनल एफआईआर, तो कोई क्रिमिनल एफआईआर नहीं है ना, किसके द्वारा, तेलंगाना पुलिस के द्वारा, किसके खिलाफ, मिस नटराजन के खिलाफ। अनलाइक प्रेपोजिशन, लाइक और अनलाइक प्रेपोजिशन का मतलब होता है के विपरीत, किसके विपरीत, ए कन्वेंशनल पुलिस केस, पुलिस केस नाउन है, कन्वेंशनल एडजेक्टिव है और ए डिटर्मिनर है। तो एक पारंपरिक जो पुलिस केस होता है उसके विपरीत जो प्राइवेट कंप्लेंट होती है, अगर निजी शिकायत, कॉर्पोरेटर ने निजी शिकायत प्राइवेट कंप्लेंट दी थी, तो ये ओरिजिनेट होती है, ये इमर्ज होती है, ये अपीयर होती है सीधा कोर्ट में, है ना, सीधा कोर्ट के समक्ष चली जाती है। कोर्ट ने क्या किया, जारी किए थे, पास्ट इन परफेक्ट है ये, क्या जारी किए थे, नोटिसेज, किसको, पर्सन्स को। कौन से पर्सन्स, विच वर नेम्ड, पर्सन्स विच वर नेम्ड, जिनका नाम दिया गया था इन द कंप्लेंट, कंप्लेंट में, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है जिसमें मिस नटराजन भी शामिल हैं। बात क्लियर, चलो करिए इसको कॉलम ए और कॉलम बी। इंटीग्रिटी क्या होता है, ऑनेस्टी। रेस्पोंडेंट क्या होता है, प्रतिवादी। इंटिमिडेशन का मतलब है धमकाना। ओरिजिनेट का मतलब है शुरू करना। एफिडेविट का मतलब है शपथ पत्र, स्वर्ण स्टेटमेंट। ठीक, क्वेश्चंस की बात करें, पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द वर्ड इंटीग्रिटी बीन यूज करेक्टली। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जहां पे इंटीग्रिटी को सही तरीके से यूज किया गया है। तो इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी होती है। द इंटीग्रिटी ऑफ द ब्रिज, ये तो नहीं हो सकता। द जर्नलिस्ट वॉज प्रेज्ड फॉर अ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ब्राइब्स। इन्होंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया और इनकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की प्रशंसा की गई, तो ईमानदारी की प्रशंसा की गई। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द वर्ड फ्रॉडुलेंट बीन यूज करेक्टली। फ्रॉडुलेंट का सही प्रयोग कहाँ है, शी बेक्ड अ फ्रॉडुलेंट केक। फ्रॉडुलेंट धोखाधड़ीपूर्ण होता है, तो केक धोखाधड़ीपूर्ण थोड़ी ना हो सकता है। द सीनरी इन द माउंटेन्स वॉज इंक्लूड फ्रॉडुलेंट, ही वॉज अरेस्टेड फॉर मेकिंग फ्रॉडुलेंट क्लेम्स। उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन्होंने झूठे क्लेम किए थे इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ। फिर ये बता रहा है, द रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्टेड हर नॉमिनेशन बिकॉज शी फेल्ड टू डिस्क्लोज, उजागर करना। Based on the context of the editorial, what is the closest synonym for the word intimidation? Intimidation का क्या हो जाएगा, synonym बताना है, menacing हो जाएगा, धमकाना, डराना। Based on the context of the editorial, what is the closest antonym of the word conventional? Conventional का
अनयूजुअल असामान्य, बाकी सारे पारंपरिक हैं। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन गिवन बाय द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर रिजेक्टिंग मिस नटराजन नॉमिनेशन? उन्होंने कहा था कि इन्होंने शपथ पत्र में जो इनके ऊपर आरोप था उसको इन्होंने मेंशन नहीं किया। शी वाज कन्विक्टेड फॉर क्राइम बाय द तेलंगाना पुलिस, शी फाइल्ड फ्रॉडुलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, शी फेल्ड टू मेंशन ए पेंडिंग क्रिमिनल केस इन हैदराबाद इन एफिडेविट। What was the actual nature of the Hyderabad complaint involving Ms. Natarajan? She was accused of inappropriate behavior. She was facing an FIR filed by Telangana State Police for fraud. She had directly threatened a returning officer in Hyderabad. She was named as a respondent for allegedly not taking action. कि इन्होंने तथाकथित रूप से एक्शन नहीं लिया था उस व्यक्ति के खिलाफ जो इनकी पार्टी का था, और इन्होंने क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस उस पर लगाया गया था। According to the passage, how does the case against Ms. Natarajan differ from a standard police case? It was handled by Supreme Court directly. It was filed by the AICC instead of the police. It is a private complaint that originated directly before a court with no police FIR. इसमें FIR नहीं होती, सीधा कोर्ट में जाता है केस। What can be inferred about the author's view on the 3 BJP candidates being elected unopposed? The author believes the BJP candidate were vastly superior to the opposition. Author को क्या लगता है कि क्या ये superior थे opposition की बजाय? The author thinks the opposition parties voluntarily gave up the seats. The author views it as a suspicious outcome that further questions the fairness of the election process. What is the overarching tone of the editorial regarding the rejection of nomination? Neutral and informative, critical and questioning. मैंने शुरू में ही कह दिया था कि critical tone का editorial है। ये था आज के इस editorial में। मिलेंगे अब next class में ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।